आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीट के ऊपर। नीट एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर 1 है डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर 4 चैप्टर है। सो इन दिस यूनिट देयर आर 4 चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, that is living world. And in the living world chapter we have around 5 to 6 topics. A small topics are there and we are going to initiate our first lecture on what is living. It is the first topic. So welcome back to my channel. This is your professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology Classes. हम हर रोज नई वीडियो लेके आते हैं एनसीईआरटी के बेस के ऊपर। जो कैंडिडेट ऑलमोस्ट कोचिंग क्लासेस नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मेरा पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट काफ़ी सिंपल से लैंग्वेज में रहेगा और पूरा की पूरे एनसीईआरटी के 11th और 12th स्टैंडर्ड के सभी टॉपिक्स से रिलेटेड मेरे वीडियोस आते रहेंगे और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस में यहीं पे करवाता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करके हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, यस, मैं यहाँ से वहाँ टहल रहा हूँ, तो मैं लिविंग हूँ, यस। प्लांट मूव नहीं करते लेकिन फिर भी वो लिविंग है। वायरसेस जिनको हमने बाउंड्री पे रखा हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बैक्टीरिया जो हमारे जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कैमरा और मेरे सामने इन दोनों के बीच में करोड़ों बैक्टीरिया लेकिन हमें नहीं दिखते हैं, तो वो भी लिविंग है। तो लिविंग क्या होते हैं, इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी है लिविंग की जिससे आप ये कह सकते हो कि यस दिस इज द लिविंग एंड दैट इज नॉन लिविंग। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग? सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज लिविंग। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज लिविंग? लिविंग कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as any organism which shows ability of respiration, reproduction, growth, metabolism and response to stimuli। ठीक है, ये हुई proper scientific definition. This is the exact scientific definition. How can you define anyone is living? So living organisms are those organisms which shows ability of a respiration, ability of a reproduction, ability of a growth, ability of a metabolism and response to stimuli. It may be external, it may be internal stimuli. तो हम डिटेल में इन सभी चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम what is meant by respiration. What is meant by respiration? So respiration मतलब क्या होता है? Respiration it can be defined as it's the ability of a breathe into the atmosphere. For example, plants are the organism और plants का जो वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब प्लांट को जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो होता है ऑक्सीजन। means waste material of a plant, oxygen becomes a best material for the human and animal because we require oxygen and we throw the CO2 outside. So CO2 is a waste material of human which is the best material of plants. So plant O2 रिलीज करते हैं और CO2 गेन करते हैं और हम O2 गेन करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये हुआ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कुछ और भी मायने होता है। It means oxidation of a complex compound and turn into the simple energy rich molecule such as the production of ATP. It is also called respiration. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन था ब्रीदिंग से रिलेटेड। अब रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? यस, प्रोडक्शन
of new organism from pre-existing one. This is called reproduction. बहुत से लोग ऐसे reproduction की definition में क्या explain करते हो? Production explain करते हैं. Production means first living organism कैसे आया था, इसका मतलब है production. हमें production नहीं देखना, हमें देखना है reproduction. मतलब क्या? मान लो ये एक living organism है, तो ये living organism अपने आप में से दूसरा एक living organism produce कर रहा है, इसे हम बोलेंगे reproduction. Yes? Reproduction can be defined as it is production of a new organism. ये है new organism. Production of a new organism from pre-existing one. मतलब जो already exist करता है उसमें से एक नया produce होना, इसे हम बोलेंगे reproduction. Now reproduction generally fall under two main categories. One is a sexual reproduction, second one is asexual reproduction. Sexual reproduction, it means a type of reproduction in which there are two sex partners are compulsory needed. अगर सेक्स पार्टनर दो हैं तो ऑब्वियसली उनके गैमेट्स भी अलग अलग होंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, फीमेल के अंदर ओवम, और स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है उससे न्यू लाइफ मतलब न्यू बेबी तैयार होता है. एंड इन दैट बेबी there is a character coming from father as well as from the mother. So there is a mixed character, we get a variation character. So sexual reproduction always gives a result in a variation, like we are having a combination character of our father as well as mother. So we are result of a sexual reproduction. Second type of reproduction is asexual reproduction, in which one living organism is sufficient to produce a new one. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लो मेल और फीमेल, ब्लू कलर ब्लैक कलर, अब इन दोनों को मिक्स कर दो, एक मार्कर के अंदर दोनों कलर डाल दो, ऑब्वियसली ब्लू और ब्लैक का एक मिक्स कॉम्बिनेशन कलर आएगा, तो ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन ब्लैक में से अगर आप कुछ ब्लैक मार्कर के अंदर अगर ब्लैक इंक डाल दो, ऑब्वियसली ब्लैक कलर की लिखावट आएगी. यस, सो व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म produces new organism from own body without reproducing with another partner, without need of another partner, this is called as a asexual reproduction. Asexual reproduction में vegetative propagation भी होता है, वो भी कुछ asexual reproduction जैसा ही होता है, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे. तो ये था हमारा reproduction, second property. ना थर्ड property देखते हैं, what is meant by growth. What is meant by growth? तो growth क्या होता है? Yes, growth can be defined as it is nothing but increase in size, increase in weight and change in shape. Change in shape, it is called as a growth. Yes, मान लो कि ग्रोथ एग्जैक्टली क्या होता है. जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसे हम कहेंगे ग्रोथ. बट हाउ कैन यू डिफाइन साइंटिफिकली ग्रोथ? सो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट एंड चेंज इन शेप. हम एक एग्जांपल देखते हैं. एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर आप मिट्टी रखते जाओ और पानी आते जाए उसके ऊपर, मॉइस्चर जमा होते जाए और उसके ऊपर और मिट्टी आए और मॉइस्चर आए और मिट्टी आए. जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों के ऊपर मिट्टी आती है, फिर बारिश होती है, फिर मिट्टी आती है, बारिश होती है, तो पर्वत की भी साइज बढ़ती जाती है. तो ये भी ग्रोथ है. यस, ये भी ग्रोथ है, लेकिन ये लिविंग ग्रोथ नहीं, ये नॉन लिविंग ग्रोथ है. लिविंग ग्रोथ हमारे अंदर होती है. When sperm combined with the ovum turn into the zygote. Zygote एक सेल. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. Yes, one cell have size 1 mm, weight, yes, you can say 1 gram, and you can say third one is what? Shape. So shape is सर्कुलर. ठीक है,
तो अभी एक सेल है, उसकी साइज हमने लिखी है 1 mm, वेट लिखा है हमने 1 ग्राम। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 1 ग्राम कोई सेल का नहीं होता है, समझने के लिए, इजी समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। और शेप है सर्कुलर। नाउ दिस सेल विल अंडरगो डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन सपोज दिस सेल टर्न इनटू द 100 cell. So what will happen? Size will turn to 100 gram. Yes. Weight will turn size will turn into 100 mm and weight will turn into 100 gram. And obviously पहले एक सेल थी तो सर्कुलर था, now shape फिक्स नहीं होगा. Yes, shape is change. तो ये क्या हुआ? इसे हम कहेंगे ग्रोथ. So growth clearly समझ लो, growth is nothing but increase in size, increase in weight and change in shape. ये तीनों की तीनों चीजों को मिला के होता है growth. Moving towards the fourth property, that is nothing but metabolism. That is nothing but metabolism. So metabolism को कैसे define करोगे? Metabolism is nothing but sum of catabolism and anabolism. Sum of catabolism and anabolism. Now what is meant by catabolism? Catabolism means cutting of complex molecule, and anabolism is formation of energy rich molecule. Yes, अगर आपको एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो देखो क्या होता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मींस इट इज अ सम ऑफ catabolism plus anabolism. Now what is meant by catabolism? Catabolism means cutting of a complex material, and anabolism means formation of energy rich molecule. For example, for working of a living system what we need energy, and that is ATP. तो डायरेक्टली हम ATP कभी भी नहीं खाते, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं. So if I tell you, if I eat one chapati is made by wheat. Chapati is made from wheat flour, and wheat have a starch. So as you put the chapati into mouth, in your mouth salivary gland produce saliva which have an enzyme called as amylase. Amylase will bind with the starch and it will convert into maltose. Maltose will go to your stomach and small intestine. In small intestine it will turn into glucose. So starch polysaccharide था, उसका conversion हो गया disaccharide में, और disaccharide का conversion हो गया glucose monosaccharide में. अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? तो स्टार्च का ग्लूकोज कन्वर्जन हो गया कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. दिस इज कैटाबोलिज्म. अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द सेल. इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, एसिटिलेशन, Krebs cycle, and finally electron transport chain. Yes, inside the cytoplasm as well as inside the mitochondria, and we will generate what? Around 38 ATP molecule from one glucose molecule. So हमने energy rich molecule बना दिया, इसे हम बोलेंगे एनाबोलिज्म. सो मॉलिक्यूल को जैसे हम कट करते हैं इसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म, और मॉलिक्यूल एनर्जी को जैसे तैयार करते हैं जैसे हम बोलते हैं एनाबोलिज्म. सो कैटाबोलिज्म इज कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल, एंड एनाबोलिज्म मींस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड. दिस इज एनाबोलिज्म. लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ओके, जैसे अगर मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट्स को कि मैंने कितने प्रकार के कलर्स यूज किए हुए टीचिंग में, तो ऑब्वियसली आप आंसर दोगे, आंसर इज 2. वन इज अ ब्लैक कलर, सेकंड वन इज ब्लू. तो आपने मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया मतलब क्या कि आपने यू हैव गिवन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मतलब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कितने कलर के मार्कर मैंने यूज की, आपने रिप्लाई दिया, आंसर इज 2. सो दिस इज यू कैन से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्लाई देता है उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और रिप्लाई देना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है. यस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. देयर आर सम प्लांट, यू कैन से स्ट्रैप प्लांट, जैसे जिसके अंदर कांटे होते हैं, जैसे आप टच करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी उंगली को दबा लेंगे. एक्चुअली पर्पस क्या होता है, जब ऐसे प्लांट के अंदर इंसेक्ट फूड खाने आते हैं तो फूड खाते समय इंसेक्ट को दबा दिया जाए.
तो ये भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स टू स्टिमुला है. यस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सम डस्टर एंड थ्रो इट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन. यस, तो उनको पता है कि सर ये डस्टर थ्रो नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, आंखें बंद हो जाती है. तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला. एक और एग्जांपल देता हूँ बेस्ट. मान लो एक जगह पे रेट है, चूहा, और उसके एक साइड पे सांप है 4 मीटर और दूसरे साइड पे दूसरा सांप है 8 मीटर. तो ऑब्वियसली चूहा कौन सी साइड से भागेगा, ये दो ही साइड है. तो ऑब्वियसली चूहा आपको लगेगा 8 मीटर के वहां से भागेगा. तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है चूहा है ना 4 मीटर के वहां से भी भाग सकता है, क्योंकि चूहे के अंदर है ना सेंस होते हैं कि कौन से सांप उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं. क्योंकि अगर ये वाला सांप उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो उस सांप का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वो घात लगा के बैठा होगा डायरेक्ट अटैक करने के लिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि 8 मीटर जो दूर सांप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब चूहे को पता है कि उसे पता है कि मैं यहाँ पे और मुझे अटैक करेगा. और दूसरे साइड पे जो सांप है उसका टेम्परेचर एकदम कम है, तो चूहे को समझ जाता है उसका टेम्परेचर कम है, मतलब उसे शायद पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, तो चूहा वो साइड से निकल जाएगा. तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला. चूहे को समझ में आ रही थी कि कौन सा सांप उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है. आई होप सो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस, सो दिस वाज आवर टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट इज लिविंग. मैं फिर से 1 मिनट में पूरा समझा देता हूँ. लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये 5 फीचर्स होते हैं. फर्स्ट फीचर इज रेस्पिरेशन, मीन्स एबिलिटी ऑफ ब्रीदिंग. Second feature is a reproduction, ability to produce a new organism from pre-existing one. Third feature is a growth. It's nothing but increase in size, increase in weight, and change in shape. And fourth, metabolism, catabolism plus anabolism, cutting of complex molecule and formation of energy-rich compound. And last one is a response to stimuli. Every living organism reply to stimuli. This is called as a response to stimuli. All these 5 features gives a correct idea that what is living. Okay, so my dear friends and my students, ये था हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज लिविंग के ऊपर. ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो एनसीईआरटी में है उसमें से पहले चैप्टर में से सबसे पहला टॉपिक है. कल हमारा और एक नया वीडियो आ जाएगा और ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे. अगर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी 11th और 12th स्टैंडर्ड मुझसे सीखना है बिना पैसे में, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपके मोबाइल पे, आपके स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके स्क्रीन पे मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. आई होप सो यू विल क्रैक नीट थ्रू दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स ऑल्सो. देयर इज नो नीड टू पे मच अटेंशन टुवर्ड्स पेइंग बिग मनीज लाइक lakhs of rupees. मेरा खुद का कोचिंग क्लासेज है, आनंदवाड़ी बायोलॉजी क्लासेज, नंदुरबार, महाराष्ट्र में. And we have a very small proportion of a fees. But अगर जो लोग फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते लाखों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियोस के थ्रू भी अपना नीट क्रैक कर सकते हो. ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन से कोचिंग में हो, ये ज़रूरी है कि आप है ना कौन से लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सीरियसनेस कितनी है. थैंक यू सो मच. यू ऑल द बेस्ट. Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwadi Biology classes. As you know that we have started one series of uploading the videos related to the NEET preparation. Those students who can't join the coaching classes, they can watch this video and complete their course of NEET. Damn sure I'm damn sure that video lecturing is also same like you can say original in classroom. No doubt minor difference is there, but I am trying to give you the best one in the videos lecture. So we have started 11th standard unit 1, that's called diversity in living world, and the chapter is the living world. In this chapter we have almost around 10 different videos. Small points are there, 9 points and one complete chapter. So today's our point is a binomial nomenclature. I would like to tell you what is meant by binomial nomenclature. For example, अभी मेरा नाम है नीलेश आनंदवानी, डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है नीलेश आनंदवानी, और नॉर्मली मतलब मेरा पेट नेम है विजय, तो आसपास के लोग सब मुझे विजय नाम से पहचानते हैं, लेकिन मेरा ऑफिशियल नेम, डॉक्यूमेंटल नेम है नीलेश आनंदवानी. सेम वे सभी मतलब प्लांट्स और सभी एनिमल, इन सभी के 2 नाम दिए होते हैं, और इसे हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बाय मीन्स टू, nominal means naming, and nomenclature means
art of a giving name. So simply binomial nomenclature means art of a giving two name to any living organism. It is called binomial nomenclature. And binomial nomenclature was introduced and creditable person is a Carolus Linnaeus. Yes, Carolus Linnaeus, or you can say Carl Linnaeus, is one of the person who is a creditable person for the binomial nomenclature. I would like to give you one simple example to understand binomial nomenclature. For example, if you ask someone where is a Nilesh Anandwani's house, yes, so might be in my you can say premises, no one will tell you Nilesh Anandwani's house. But if you ask where is a Vijay Anandwani's house, so they will tell you exactly this is the Vijay Anandwani's house. It means these people, common people or geographical people, knows me by my local name, by my pet name. And if you ask them about Nilesh Anandwani, they will not tell you. But in documents, if you search in Google Vijay Anandwani, so I don't think so you will get. But in documents, if you search in Google or somewhere else, you have to search Nilesh Anandwani. So Nilesh Anandwani is my documental name, and local name is a Vijay Anandwani. Same way in binomial nomenclature, we are giving a two different names. First name is called as a common name, which is also called vernacular name, which is also called vernacular names, and it is also called geographical name, geographical names. And second name is called scientific names. Okay, so generally in binomial nomenclature there are two different naming systems. First naming system is called common name, you can call local name. Second name is called vernacular names. It's I mean to say common names are also called vernacular names, and they are also called as a geographical name. Why they are called geographical name? Because this name is given according to the area wise, according to the you can say where it is found. That's why it is called geographical name. And second naming method is a scientific name. Local name, vernacular name or geographical name can be changed as per the area wise, but scientific name will be always and always unique. It will be always unique. It will never undergo change, but common name can undergo change. I'll give you some example. Sweet potato. Yes. Sweet potato. Sweet potato is a common name. Yes. In case of you can say Bengali, it is called as a mithal. In case of Marathi, it is called as a ratadu. In case of Gujarat, it is called as a sakru. So number of languages as changes, number of locality changes, number of area changes, means geographical condition changes, the name get changes. But scientific name will be always unique. And scientific name of sweet potato is a you can say Ipomoea batata. Scientific name of a sweet potato is a Ipomoea batata. I'll give you one more example. Neem plant. Maximum area it is called as a neem plant, but scientific name is a Azadirachta indica. About snake called king cobra. King cobra is a common name. Scientific name is a Naja naja. Animal like a cockroach, scientifically called as a Periplaneta americana. Yes. Plant like a mango, scientifically called as a Mangifera indica. Plant like a amla, scientifically called as a Umbilica officinalis. Plant like a tulsi, scientifically known as a Ocimum sanctum. Yes, American tamarind Phyllanthus dulce. So every plant and every one animal have one common name and one is a scientific name. That's why this is called as a binomial nomenclature. I hope so you understood this point. Now there are some rules of writing binomial nomenclature. Yes, there are some rules. You can say rules of, you can say, binomial nomenclature. So actually there are 4 rules of writing a binomial nomenclature, and we must follow these 4 rules. First rule,
You can say there are 4 rules are there. First rule, scientific name should not be more than 13 letter and less than 3 letters. Less than 3 letters. Second, scientific name should be written in italic. Third, scientific name first letter should be capital and other species letter small. Example, Periplaneta americana. Fourth, scientific name should be end by L letter. Okay, so these are the 4 different rules of writing a scientific name. Like a first rule, scientific name should be not more than 13 letters, not less than 3 letters. Now for example, here is a Periplaneta americana. Yes, so Periplaneta americana, it is a genus name. It is not more than 3, it is not less than it is not more than 13 and less than 3. Americana is also a species name which is not more than 13 and less than 3 letters. Second, scientific name should be written in italic. Now it is slightly italic, but when we are typing, no, after typing we have to select that letter. You can say select that, you can say genus and species name and make it italic so that it will be covered. Third, scientific name first letter should be capital, as it is P is a capital, stand for Periplaneta, and other species letter should be small. So Americana is a small. If you say Periplaneta keep P capital and Americana A capital, then this will be wrong method. Fourth rule, scientific name should be written, should be ended by the L letter, where L means Carolus Linnaeus. We are giving a credit to the person, those who is a really creditable person for the, you can say, binomial nomenclature. So guys, this was a binomial nomenclature. Simply 2 naming system to every plant and every animal. This is called binomial nomenclature, and these are the 4 different rules of writing the binomial nomenclature. I hope so guys you understood this you can say video, my lecture. Please like, please comment and subscribe to my channel and press the bell icon. Press the bell icon so that my new video will be on your mobile screen. Thank you so much. Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology classes. As you know that we have started the series of teaching NEET online through my YouTube channel, and in this series we have started first chapter from the NCERT, and that chapter is called The Living World, belongs to the unit number 1, the diversity in living world. Chapter is the living world, and in this chapter I have uploaded so many videos related to the small topics like what is living, binomial nomenclature, herbarium, biological museum, botanical garden, zoological park, key, systemic taxonomy, and today I am going to upload the video of a taxonomic categories, you can call it hierarchy of classification. So
So let's guys see what is hierarchy of classification. So as you know that every living organism is classified into a particular category. For example, pencil, pen, marker, you can say sketchboard marker, permanent marker, all these are the type of a writing tool. So they put under the category called writing tool. Same way, domain indicates which type of organisms are there. There was one scientist called as a R.H. Whitaker, who classified every living organism into almost 5 categories, and these categories were kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Fungi, and kingdom Monera. So these 5 categories are basically called 5 domains. Yes, kingdom either Plantae, Animalia, Fungi, Protista, and you can say Monera. So domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species, these are called as a system of classification. You can call it hierarchy of classification. I'll show you taxonomic hierarchy. Just like a species is always placed at the bottom level, you can call a species is the smallest unit of classification. Species is the smallest unit of classification. However, morphological species, biological species, and you can say genetically level species, different type of a species are given by the different scientists. I'll show you that also. So species is the smallest unit of classification which comes under a genus, and so many genus comes under the category called family. So many family comes under order, and so many order comes under class. So many class comes under the phylum, and so many phylum comes under kingdom. Likewise, this is called taxonomic hierarchy or taxonomic category. Here I'll show you one example of a China rose called as a Hibiscus rosa sinensis and king cobra called as a Naja naja. So this is category and these are taxon. Yes, what is now category and what is meant by taxon? Category is nothing but rank or status of particular organism in a, you can say, status level. Like a kingdom is the toppest category and species is the lowest category. What is taxon? Taxon indicates it's a concrete unit of classification, and taxon word was given by H.J. Lamb, scientist. So see, kingdom, in case of a plant it's a Plantae, in case of animal it's a Animalia. Means we are talking about king cobra and Hibiscus rosa sinensis, I mean to say China rose. So kingdom in plant is Plantae, kingdom in animal is called Animalia. Division word is used for angiosperm, phylum word is used for chordata. Class, in case of plant it is Dicotyledone because it has a 2 cotyledon, and in case of taxon it's a Reptilia because they belongs to reptile category. Subclass Polypetalae, they have many petals, and in case of taxon it's called Dipsida. Series word is Thalamiflora in plant, in case of animal series is not used. Order, in case of plant Malveals, and in case of cobra snake Squamata. Family is Malvaceae, and in case of taxon it's a Ellipti. Genus is a Hibiscus, and species is Naja, and genus in case of taxon is Naja. Species in plant is Rosa sinensis, where species in animal, you can say cobra, is a Naja. So scientific name of a China rose is Hibiscus rosa sinensis, and scientific name of a king cobra is a Naja naja. So I hope so you got it, this one. If you are not got this, then I can show you this more descriptive. Species is the smallest basic unit of classification. This actually data is created by myself only, and collected from the book only, but created and typed by myself. Example of species is China rose, means Rosa sinensis, right now we discuss. Example of potato is a tuberosome. Morphological concept of a species was given by Carolus Linnaeus.
Biological concept, you can call genetical level concept, was given by Charles Darwin, and modern concept of species was given by Ernst Mayr. Okay, now what is meant by genus? It is a group of closely related species. मतलब all the species like China rose, potato are placed under this genus, like Rosa sinensis, Esculentus, Cannabinus. They place under the genus called hibiscus. As you can see here, the hibiscus is there. Okay. Now family is a closely related group in which closely related genuses are present, like it was a hibiscus, same way hibiscus, malva, sida, gypsum, which includes in the family called as a Malvaceae. Now order is a group of closely related in which Malvaceae like other families are also present, Malvaceae, Tiliaceae in order called Malveals. And subclass is a group of closely related orders like Malveals, Renals, Parietals, example Polypetalae. And class is a group of closely related you can say subclasses such as a Polypetalae, Gamopetalae. Polypetalae means when petals are free, Gamopetalae means when petals are fused. They included under Dicotyledone. Now division, a group of related classes such as a Dicotyledone or Monocotyledone. In case of angiosperm, when the seed get divided into two parts, it's called Dicotyledone, and when seed get divided into one part, it's called Monocotyledone, angiosperm. Subkingdom, a group of division called as angiosperm and gymnosperm included under Phanerogams. Yes, which also called spermatophyte, all seeded producing plants. And this Phanerogams or spermatophyta comes under the kingdom Plantae, which includes Cryptogam such as algae, Bryophyta, Pteridophyta, and Phanerogams such as angiosperm, gymnosperm. So guys, this was my video related to the taxonomic category, or you can say taxonomic hierarchy of classification. This was very important point for the MCQ solving in NEET preparation. Thank you so much guys. Dear student, if you like my video, please do subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Hey, hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. This is your professor Nilesh Anandwani Agam welcoming you from the Anandwani biology classes. जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है नीट प्रिपरेशन ऑनलाइन पढ़ाने की, तो उसमें हम देख रहे थे यूनिट नंबर from the you can say 11th standard CBSE NCERT unit number 1 diversity in living world, and we have started the chapter number 1 called as the living world. मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 9 वीडियो हमने जो रिकॉर्ड किए हुए सभी के सभी वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं, और आपको लिंक भी मिल जाएगी। जैसे आप लिंक को क्लिक करते हो आपको वीडियो दिख जाएगा, और उसमें एक और भी एक वैसा वीडियो है जिस वीडियो में हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ में कवर किया हुआ है। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे की क्लिप होगी, वो भी आप पूरा देख सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि टैक्सोनॉमिक एड्स और नॉर्मल की इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, तो मैं आज बता रहा हूं आपको। टैक्सोनॉमिक एड्स is one technique by which we are classifying the living organism by doing some laboratory techniques. For example, we are collecting the different type of a plant, we are collecting the different variety of an animal which are not being totally identified or which are not totally being classified. In taxonomic aids, you can include herbarium, you can include museum, you can include botanical garden, you can also include zoological park. You can include other methods also. For example, you found a new bacteria and you are interested to go for the taxonomic aids of this bacteria. So what you will do? You will grow this bacteria into a laboratory, microbiological laboratory, and then you will find some technique to find out the category of bacteria, find out the classification of bacteria, whether bacteria belongs to gram positive or gram negative category, etc. Things are there. Generally, when you grow this bacteria, you have to do some enzymes test.
and after that you have to go for DNA testing, and at the end, after a few days, you will come to know what is the genus and what is the exactly species of bacteria. Like a E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria. Same way, you found a new plant, so you will try to grow this plant in a botanical garden, and you will do some presumptive, or you can say assumptive, or directly final test, and finally you will come to know what is the classification of this plant from, you can say, kingdom up to the genus and species level. Same thing about the animal, you will classify animal from kingdom up to the genus and species level. So simply, taxonomic aid is nothing but classification of living organism according to their laboratory test, according to their method of classification, according to their body size, shape, weight, etc., etc. So guys, it was a simple concept called as a taxonomic aids. Okay everyone, please do subscribe to my channel so that you will not miss any other video from my side, and hit the bell icon. Once you hit the bell icon, once I will upload my new video from this channel, you will get notified. Okay, thank you so much. Hey, hello everyone. This is your Professor Nilesh Anandwani. I am again welcoming you from my coaching class, my video lectures from the Anandwani Biology classes. गाइस, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमने नीट के ऊपर एक सीरीज शुरू की हुई है, और उस सीरीज में हमने स्टार्टिंग किया हुआ 11th स्टैंडर्ड नीट। फर्स्ट यूनिट इज अ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और फर्स्ट चैप्टर है उसमें द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में से हमने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हर्बेरियम। तो आइए जानते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है एग्जैक्टली। So first of all, what is mean by herbarium? क्या होता है herbarium? Herbarium can be defined as it is nothing but one technique by which plants are collected first of all, then they are dried, and actually for the drying you can use a pressing method, or also you can use some other chemicals like acetic acid, etc., etc. So first of all, plants are collected, they are pressed, they are, you can say, dried, and then they are stick or mount on the one paper sheet. That paper sheet is called as a herbarium sheet. I'll show you this one. So generally a kind of a herbarium sheet is provided from the biological department. This is called herbarium sheet, and this herbarium sheet is actually divided into two parts. In first part, you can say plant material, and second part systemic classification. I'll give you a common example. For example, suppose you are going to do the herbarium of a China rose. Okay, suppose you are going to do the herbarium of a China rose. So scientific name of a China rose is Hibiscus rosa sinensis. Scientific name of this is a Hibiscus rosa sinensis. So first of all, what you have to do, you have to collect any part of a rosa sinensis plant. Especially if you get the flower, then flower is always better. So first you take a flower, keep it in the notebook, and keep the notebook either below the bed or either somewhere where it will get slightly weighted. So after few days, what will happen? After few days, plant material will be fully dried. So after dried, what you can do? Just take, say for example, this is so likewise you will take that flower, and with the help of a fabric, whatever you can say, gum, you will stick or you will mount or you will either staple on this herbarium sheet. And at another side, what you will do? You will do the systematic classification. Kind of classification like kingdom, yes, division, okay, up to likewise
genus and species. Just like a kingdom, we will write as it is a flowering plant, we will see kingdom Plantae. Then division, as it is a flowering plant, we will say angiosperm. Likewise, series, class, etc., etc., order, family. Then finally genus, species. Like a genus is hibiscus, species is Rosa sinensis. This is called as a herbarium sheet. Yes guys, so this was the basic herbarium. Now tell me basically actually what is the uses of herbarium. मैं YouTube पे मेरे सभी स्टूडेंट्स को एक मिनट का चांस देता हूँ कि आप है ना बेसिक माइंड में गेस कर सकते हो. तो आप है ना मेरे वीडियो को पॉज कर दो और गेस कर दो कि हर्बेरियम के यूजेस क्या होंगे. ओके, तो आई थिंक सो आपने अगर गेस कर लिया हो तो देखिए हर्बेरियम के यूज क्या होते हैं. जैसे ही हर्बेरियम आपके पास अभी रेडी हो जाता है तो इस हर्बेरियम को आप कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी बायोलॉजी डिपार्टमेंट में आप स्टोर करके रख सकते हो. जैसे ही न्यू ईयर हर साल नए नए बच्चे आते जाएंगे, वो बच्चे हर्बेरियम शीट कलेक्ट कर बनाते जाएंगे और ऐसे ही कुछ सालों के बाद हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट की डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा. Therefore, there is a you can say purpose of studying is called herbarium. So herbarium is nothing but collection of plant, pressing of a plant, you can say drying of plant and sticking or mounting on the sheet called as a herbarium sheet. In India, famous herbarium is found in Kolkata, which has around 20 lakh herbarium sheet. It is believed that the number of plants which includes algae, bryophyta, pteridophyta, angiosperm and gymnosperm. 5 divisions are there. Again, most probably herbarium sheet you can collect the different varieties of plant. This herbarium sheet is very important. You can say assignment for the students also, and it is also good for the researcher people also. Those who wanted to do the PhD and he is not getting that plant and not getting a systematic classification as well as description, so he can search about the herbarium sheet in any botany department and he can study that well. I think so you have got my content. What is herbarium? So herbarium sheet ऐसा होता है, प्लांट को लेके आओ, उसे प्रेस करो, ड्राई करो, हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका दो और साइड में उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखो. जैसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन मतलब उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखो. आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसके यूजेस और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो. इट वाज अबाउट द हर्बेरियम एंड मेरे और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरा जो नया वीडियो आएगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology classes. As you know that we have started one series of NEET preparation और इस सीरीज के अंदर हमने कल एक वीडियोस अपलोड किया हुआ था जो था NEET में से NCERT में से 11th standard and unit 1 was a diversity in living world and chapter 1 the living world. और उसमें से हमने कल एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, वो था व्हाट इज लिविंग. एंड टुडे वी आर गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो. आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन एंड व्हाई द बोटेनिकल गार्डन is different as compared to the normal garden. So we will see what is botanical garden and what are the features of botanical garden. Let's start. So I'll tell you, botanical garden was, you can say, first botanical garden was started in 1544 at Pisa, Europe by Luca Ghini. Yes, as a part of NCERT, जो भी स्टूडेंट जो नीट और सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनके लिए बेसिक क्वेश्चंस कभी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, लाइक हु वाज अ लुका गिनी. So Luca Guini was a botanist who have created first botanical garden in the world, and it was created in the year 1544 at the Pisa, Europe, at the Pisa University of Europe. ये सबसे पहला botanical garden था और आज botanical garden world wide spread हुए हैं. Yes, जैसे botanical garden हमारे इंडिया में भी काफी फेमस botanical garden. हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्यू botanical garden, yes, at इंग्लैंड. तो क्यू botanical garden जो है वो है इंग्लैंड में. यस, दूसरा है कैसे इंडियन botanical garden at हावड़ा, इंडिया. हावड़ा जैसे पता है सबको कलकत्ता. इन कलकत्ता देयर इज एरिया कॉल्ड एज हावड़ा, और हावड़ा में बोटेनिकल गार्डन काफी फेमस बोटेनिकल गार्डन है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा. और दूसरा होता है नेशनल बोटेनिकल यू कैन से रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये है लखनऊ में. यस, सो लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में लोकेटेड है. क्यू बॉटनिकल गार्डन ये सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड में, और सबसे पहला जो बॉटनिकल गार्डन था वो था पीसा यूरोप में. सबसे पहला जो लुका गिनी ने बनाया था. तो अभी बॉटनिकल गार्डन और नॉर्मल गार्डन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गार्डन एंड बॉटनिकल गार्डन? In a normal garden, when you visit to any normal garden, you see everywhere there is a lawn is there, everywhere there is a grass is there, everywhere there are so many beautiful flowers are there, beautiful trees are there. अच्छे प्लांट के अंदर लीफ वगैरह अरेंज किए हुए थे, तो वो होते हैं नॉर्मल गार्डन. लेकिन बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल गार्डन से? बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है. इन अ बोटेनिकल गार्डन प्लांट्स आर कलेक्टेड, plants are preserved and plants are displayed for the other peoples. Yes, in a botanical garden plants are collected. Yes, plants are preserved, plants are display, yes, for audience and research scholar and students. Yes, so normally botanical garden में plants को collect किया जाता है, प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है और प्लांट्स को डिस्प्ले किया जाता है. किसके लिए? फॉर द ऑडियंस एज वेल एज फॉर द रिसर्च स्कॉलर जो पीएचडी करते हैं, और स्पेशली स्टूडेंट जैसे 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं, हर्बेरियम शीट वगैरह बनाते हैं बोटेनिकल गार्डन स्टडी करने के लिए. काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए. नाउअडेज बोटेनिकल गार्डन आल्सो हैव अ प्लांट लाइब्रेरी. इट आल्सो हैव अ plant testing lab and land. Yes, all these things are given. Now I'll tell you, say for example a normal plant is there. Yes, now on this normal plant there will be one tag will be there, and on that tag you will get, you can say normal means common name. You will find scientific name. You will find
genus and species name, etc., etc. I'll give you one example. Suppose there is a neem plant is there. Yes, so common name is neem. Scientific name is Azadirachta इंडिका. यस, सो नॉर्मल प्लांट का नाम मतलब नीम प्लांट को हम कॉमनली कहते हैं. कॉमनली नेम मींस कॉमन नेम इज वर्निकुलर नेम, आल्सो कॉल्ड एज अ ज्योग्राफिकल नेम, और जैसे हम जनरल नेमिंग भी कहते हैं. तो कॉमन नेम है प्लांट का नीम और साइंटिफिक नाम है अजादिरachta इंडिका. और ऐसे में कुछ नाम और ही बता देता हूँ. अमेरिकन टैमरिंड, इसे साइंटिफिकली बोलते हैं फाइलेंथस डल्सी. कॉमन नेम कॉल्ड एज आमला. Scientific is known as Umbellica officinale. Common name is a ginger. Scientific name is a means जो भी अगर कोई कॉमन नाम हो तो उसका भी साइंटिफिक नेम होता है. जैसे जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनल. यस, वैसे ही नॉर्मल प्लांट होता है शता. नॉर्मल प्लांट जैसे बोलते हैं यू कैन से बनियन ट्री, उसका भी साइंटिफिक नेम होता है. हर प्लांट के कॉमन नाम होते हैं और उसके साइंटिफिक नाम होते हैं. नॉर्मल गार्डन में कॉमन नाम भी नहीं होते और साइंटिफिक नाम और कॉमन नाम ये सभी के सभी हमें बोटेनिकल गार्डन में दिखते हैं. तो बोटेनिकल गार्डन में कोई भी अगर आप प्लांट को देखते हो तो उस प्लांट से रिलेटेड उसका कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, जीनस, स्पीसीज नेम, फैमिली, जीनस, ये सब चीजें बताई जाती है और प्लस उसकी यूजेस, मेडिसिनल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये सब चीजें बताई जाती है. तो ये था पॉइंट कॉल्ड बोटेनिकल गार्डन. आप लोगों को एज अ स्टूडेंट जब भी आप बोटेनिकल गार्डन के बारे में सोचते हो कि इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो पूरा पूरा मटेरियल आपके पास बोर्ड पे है. आप चाहो तो प्रॉपरली इसे यूट्यूब में मतलब मेरा वीडियो को पॉज कर करके पूरा लिख सकते हो. मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ. बोटेनिकल गार्डन इज different from the ordinary garden. In an ordinary garden, plants are only displayed, but in botanical garden, plants are collected, plants are preserved, plants are displayed for audience, research scholar as well as student purpose. Nowadays, in botanical garden, there is a plant library is also there, as well as plant testing and laboratory is also there. This is what botanical garden feature. First botanical garden was prepared in the 1544 at the Pisa, Europe, and it was first time prepared by the Luca Ghini, first person who have created the botanical garden at the Pisa University. And you can see Kew Botanical Garden is there at the England, which is very famous. Indian Botanical Garden is there at Havda, Calcutta, India, and National Botanical Garden Research Institute is present at the Lucknow. So guys, this was related to the botanical garden. I am Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani biology classes. I have started this online, you can say, video series for the students, those who can get the proper help from video lecturing through my lectures. So I hope so. If you like my videos, then please subscribe to my channel and press the bell icon, give some comments and hit the like icons. Please press the bell icon and subscribe it, because if you press the bell icon, then my new video will be in your mobile very soon. Thank you so much. Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani biology classes. डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर, जैसे आप लोगों को पता है मैं नीट की प्रिपरेशन करवाता हूँ और नीट की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी में से 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड. उसके हमने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये 4th वीडियोस आ रहा है हमारा बायोलॉजिकल म्यूज़ियम के ऊपर. तो स्टूडेंटों को काफ़ी दिक्कत होती है कि एग्जैक्टली बायोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होता है और बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं. तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम ये ऑर्डिनरी म्यूज़ियम से अलग होता है. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ म्यूज़ियम ऑफ अ महात्मा गांधी एट गांधीनगर, गुजरात. सो इन दैट म्यूज़ियम all the
equipments, you can say like a charkha, dhoti, and you can say the stick took by the Mahatma Gandhi, his mojdi, everything is kept preserved in good manner at the you can say museum. Sardar Vallabhbhai Patel Museum is also there, where Sardar Vallabhbhai Patel's material he used is kept there. But this is not a museum of any politician or any other person. This is a biological museum. Biological museum is made by botany and zoology. When you are preserving the sample of botany or zoology, जब आप प्लांट के सैंपल को प्रिजर्व करते हो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल के अंदर 10% से स्टार्ट होता है ये, तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल में प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हो या तो एनिमल सैंपल को प्रिजर्व करते हो, तो ऐसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम. फिर वो बोटेनिकल म्यूजियम हो या जूलॉजिकल म्यूजियम हो, दोनों को बायोलॉजिकल म्यूजियम कहते हैं. नाउ इन बायोलॉजिकल म्यूजियम, like you can say snake, you can say fishes, like a plant material, algae, some mosses, bryophytes, these are preserved in a you can say glass bottle in a chemical called as a formaldehyde, so that they will not decay further and they will be same as it is for a longer period of time. Yes, जैसा आप ये देख सकते हो, ये है बायोलॉजिकल म्यूजियम और ये भी है बायोलॉजिकल म्यूजियम. इस बायोलॉजिकल म्यूजियम में आपको ये दिख रहे हैं प्रॉपर कि ऑलमोस्ट नंबर ऑफ यू कैन से स्पेसिमेंस आर देयर एंड दिस ईच स्पेसिमेन आर लेबल विथ देयर botanical and geological informations. This is biological museum. Yes, another, this is biological museum where number of plants and animal but this is zoological, specially number of insect, hermit crab, you can say monkey, everything is shown. Yes, this is also zoological museum. When you are preserving plant and animal, you have to keep them into the you can say liquid formaldehyde. But when you are preserving the birds, especially, you have to stiff them. You have to dry them and you have to stiff them, and you can directly you can say keep like that. This is also you can say museum of evolution. Zoological museum. This is a museum of a you can say dinosaur, and the dinosaur is actually the kind of a imagination in the science epoch. Different era indicates yes there was a dinosaur. डायनासोर पहले थे ये बताया गया हुआ है, लेकिन ये जो म्यूजियम है ये इमेजिनेशंस के थ्रू क्रिएट किया हुआ है. बट दिस इज अ बायोलॉजिकल म्यूजियम फॉर डायनासोर्स and their relative categories. Yes, this is also dinosaur. Generally बायोलॉजिकल म्यूजियम क्यों बनाते हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर बायोलॉजिकल टेक्निक की ज़रूरत होती है, और इससे काफ़ी स्टूडेंटों का, रिसर्च स्कॉलरों का और जो स्कूल कॉलेजेस बच्चे हैं उन सबको इंफॉर्मेशन मिलती है. मान लो ये जैसे एनिमल मैं बता रहा हूँ, दिस इज लाइक लुकिंग लाइक ओल एंड माइट बी इट मे बी ओल, आई कैन सी क्लियरली इट. ये तो ईगल है. तो ये जो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स को अगर कोई हम नेचुरली आजकल देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो इनको हम एटलीस्ट बायोलॉजिकल म्यूजियम से देख सकते हैं. सो गाइस, this was my lecture based on the biological museum. I thought instead of directly explaining, I must show you the diagram, so it was more better than and you can say general my lecture. So please do subscribe to my channel Anandwani Biology Classes. Please subscribe it and press the bell icon. जैसे ही आप bell icon दबाते हो मेरे नए वीडियो आपके सामने आ जाएंगे. Thank you so much. Hello everyone. Today we are going to see the new topic from the NCERT. The NCERT 11th standard unit is a diversity in living world and chapter is the living world. और इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. एक वीडियो है द लिविंग व्हाट इज लिविंग और दूसरा वीडियो था बोटेनिकल गार्डन. आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है जूलॉजिकल पार्क. तो टाइम ज़्यादा न गवाते हुए मैं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस के तरफ से आप सभी स्टूडेंट और मेरे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर गेटिंग अ न्यू अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स बिगिन.
तो सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं और उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं. सो जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो नोन एज अ जू एंड ऑल्सो नोन एज अ जूस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल पार्क. और एक और नया शब्द आप लोगों के लिए, जूलॉजिकल पार्क को मैनेजरी भी बोलते हैं. यस, सो ये है जूलॉजिकल पार्क. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पार्क एंड जूलॉजिकल पार्क? जैसे बोटेनिकल गार्डन और नॉर्मल गार्डन में फर्क ऐसा होता है कि नॉर्मल गार्डन में प्लांट सिर्फ रचे जाते हैं. इन अ नॉर्मल गार्डन ओनली डेकोरेटिव प्लांट्स आर केप्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस. बट इन बोटेनिकल गार्डन plants are collected, plants are preserved, and plants are studied by the research scholar, and every plant have a particular label where common name and scientific name both are mentioned there. But normal park and zoological park has a minor and you can say up to the major differences. I'll show you. If you visit to any normal park, yes, like a Sarthana National Park is there in the, you can say, Surat, Gujarat, and you can say Mysore have a you can say zoological park. So number of zoological park are there. In a zoological park we are collecting the different animals from the different variety, different species and different habitat. हम अलग अलग प्रकार के एनिमल को कलेक्ट करते हैं. We are collecting them and we are giving them proper place for the breeding purpose. We are preserving them, we are take caring of them in you can say in the care of a human being. एक स्पेसिफिक जगह में एनिमलों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी केयर दी जाती है और उनको प्रोटेक्शन के साथ रिप्रोडक्शन का पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है. उन एनिमल का प्रॉपरली हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीच भी स्टडी किया जाता है और इन एनिमलों का प्रॉपर फूड क्या है, ये सब चीजें ना जूलॉजिकल पार्क में हम स्टडी कर सकते हैं. हमारे एनसीईआरटी में जूलॉजिकल पार्क के लिए और इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई हुई थी. जूलॉजिकल पार्क में मैंने खुद ने 27 से 28 नेशनल जूलॉजिकल पार्क विजिट किए हुए हैं. तो जूलॉजिकल पार्क के लिए कुछ बेसिक हिस्ट्री दी हुई है यहाँ पे हमने. द ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क और ओल्डेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज अ टारजेंटन स्कोनब्रन and this is found in Vienna, Austria. The oldest zoo in the world is a Targenton Schönbrunn and it was found in Vienna, Austria, and it was constructed by the scientist called the person called as Adrian van Stickoven in the 1752. When the word zoological park comes, it always concerned with the zoology, because zoological park where we are caring the plant animals, we are protecting the animal, and study of animal comes under the zoology. So it is simply the applied branch of zoology in which we are protecting the animal. Nowadays it was in the research, you can say research, it was found that some places where you can say fossils of animals were found, it was concluded that might be there was a zoological park, but previously there was no zoological park, it was a wildlife sanctuary. हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये जो पोर्शन है वो काफ़ी बहुत बड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलमोस्ट हम इन्वायरमेंट के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं. जैसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी चैप्टर्स, तो वो जो डाइवर्सिटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाइवर्सिटी उसमें हम वो डिस्कस करते हैं, ना कि इस चैप्टर के डाइवर्सिटी में. तो यू कैन से जूलॉजिकल पार्क एंड यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज अ टोटली डिफरेंट. आप सिर्फ सिंपल में एक शब्द में समझ लो कि एनिमलों को अगर उनके घर के अंदर जाके आप प्रोटेक्ट करते हो तो वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जैसे गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, टाइगर वहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है और उन्होंने आप बाहर से उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है. सो दैट इज व्हेन यू आर गिविंग अ प्रोटेक्शन टू एनिमल एट देयर ओन होम, इट इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड इफ you are carrying the animal and bringing into the city and you are giving them proper care, then it is called as a zoological park. So zoological park ये है डिटेल में. आई होप सो आपको मेरी एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में मैंने आपके सामने जूलॉजिकल पार्क के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर की हुई है. आपको आई होप सो मेरा वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए. जैसे ही आप बेल आइकन दबाते हो मेरा न्यू वीडियो आपके सामने होगा. फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से भी करा लूँगा,
क्योंकि मैंने 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर में से तीन वीडियो अपलोड कर दिए। 3 वीडियो मेरे 1-2 दिन में आ ही जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कौन कौन से MCQ आते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, वो भी हम यूट्यूब के थ्रू ही कर लेंगे और इससे 38 आउट ऑफ 38 चैप्टर में आपको डिटेल में करवा लूंगा। वो भले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन क्यों ना हो, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्यों ना हो, जेनेटिक्स क्यों ना हो, इवोल्यूशन क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना, हम डिटेल में सब देखेंगे। I hope so you like this one, so please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you so much. Hey, hello everyone. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology classes. As you know that we have started one complete series of teaching a NEET online, and this is the NEET 11th standard unit number 1 called Diversity in Living World, and the first chapter of this one is the living world. In this unit I have uploaded several videos related to the what is living, related to the binomial nomenclature, related to the botanical garden, zoological park, herbarium, museum, etc, etc. And today I am going to put the last video of this chapter, that is key. What is key? Actually students get confused about the word called as a key and what is the use of key. Actually this is not lock opening key. This word key is used in classification. So key is used in classification. Key is used in classification. Actually key is related to two different words. One word is called systemic and second it is related to taxonomy. So student of 11th standard, you must be knowing what is meant by systemic and what is meant by taxonomy. If you are not knowing, then see it clearly one time. And if you see my video just clearly, then I can give you guarantee that there is no need to read it from any kind of a book. You can directly solve the number of MCQs. So first of all, what is meant by systemic? Systemic can be defined as it is nothing but study of similarity and dissimilarity between two living organisms. So what is meant by systemic? Systemic can be defined as it is nothing but study of similarity and dissimilarity between two living organisms. For example, I will show you. One side, right side, I am going to tell you about plants, and left side I am going to tell you about animal. So these both are living organisms. Now what is similarity? Plant can shows reproduction. Animal can also shows reproduction. Plant can shows respiration. Animal can also shows respiration. Plant shows ability to respond external stimuli. Animal can also shows ability to respond external stimuli. So these 3 points are similar in both of them. Now dissimilar. Plants are autotrophics. Animals are heterotropic. First difference. Second, plant do contain cell wall. Animal don't contain cell wall. Third, plant are always considered as producer. Animal are always considered as a consumer. So 3 point I taught you about the similarity between plant and animal, and 3 point I taught you about dissimilarity between plants and animal. So this was called as a systemic. Study of a similarity and dissimilarity between two living organisms is called systemic, and it is the first concept related to the taxonomy. Second, what is meant by taxonomy? Taxonomy can be defined as it is nothing but study of collection, identification,
identification, nomenclature, description, and finally classification. Finally classification. This is called taxonomy. Taxonomy can be defined as, it is nothing but collection, identification, nomenclature, description and classification. For example, you are visiting somewhere in any place like a garden, and your biology teacher is not with you, and you found one of the very beautiful flower, but you are interested to know what is the classification of this flower, but you don't know exactly. So what you will do, first of all, you will collect the flower, then you will bring it into the lab or department to the biology sir, then he will identify you from just only external feature. Then you will give a nomenclature. You will say the name of that flower is suppose XYZ, a normal basic naming. Then you will go for description. What is description? Like how many androeciums are there, how many stamens are there, how many gynoeciums are there, how many carpel pistils are there, how many petals are there, whether it is a polypetalous, whether it is a gamopetalous, means free petal, polypetalous, fused petal, gamopetalous, whether sepals are free, polysepalous, whether sepals are few, gamosepalous, stalk, peduncle, older flowers are top or new flowers are at the bottom, exactly, you can say inflorescence. And finally, after description, finally you will classify that this flower belongs to kingdom Plantae, division Angiosperm, yes, class, subclass, series, etc, etc. At the end, genus and finally species. This is taxonomy. So key word is related to the method of classification of all biological living organisms based on two different words. One is a systemic, second one is a taxonomy. So guys, this was a lecture about the topic called as the key last point of a NCERT chapter from the chapter number 1 called as the living world. And if you want to see other videos of this chapter, so just to hit the playlist, just go to my you can say coaching class on a YouTube channel and search for the living world you can say playlist, where there you will get almost all 8 to 9 videos related to this chapter only. And I'm going to upload one more video which will contain all these small 8 points. So guys, thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much.